नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गरजे राजनाथ सिंह, कहा अनुच्छेद 370 को हटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास। विपक्षी दलों पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। फारूक अब्दुल्ला ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। रंग ला रहा है लोन वर्राटू अभियान। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित 4 और युवाओं की कराई घर वापसी। अब तक 197 इनामी सहित 872 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना के दूसरे दौर में पहुंचा मतगणना का कार्यक्रम। किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिले आवश्यक 50% मत। अनुरा दिसानायके के 42% वोटों के साथ सबसे आगे, वहीं सजित प्रेमदासा 32% मत पाकर दूसरे नंबर पर। भारत शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के करीब। ओपन वर्ग में 11वें दौर में भारत और स्लोवेनिया के बीच मुकाबला जारी। वहीं महिला वर्ग में भारत का सामना अजरबैजान से। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त दिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनके अतिरिक्त आज उनका प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन में क्या रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहां यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और विल्मिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, आइए नजर डालते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया और इसमें क्वाड समूह ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया। क्वाड देशों की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा की गई। IPMDA और क्वाड पार्टनरशिप पहल के तहत उपकरणों की वृद्धि पर सहमति बनी। जल की निगरानी और सुरक्षा वाले कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया।
वर्ष 2025 में भारत मैत्री वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का स्वागत किया गया। समुद्री कानूनी वार्ता हिंद प्रशांत में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करती है और क्वाड साझेदार आने वाले वर्षों में IPMDA में नई तकनीक और डेटा शामिल करने के पक्षधर हुए हैं। 2025 में पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना बनाई गई है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया है। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी घोषणा हुई। साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने और सामूहिक लॉजिस्टिक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए काफ़ी फोकस रखा गया। लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं में निपटने के लिए अधिक तेज़ी और कुशलता लाने का समर्थन किया गया। फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की भी घोषणा की गई। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया। 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तार की सराहना की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर सदस्य देशों को गर्व है और इसके अलावा इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई। और अब बुलेटिन में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात करते हैं, जबकि इसे सिर्फ केंद्र सरकार वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ और लद्दाख में 82% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगी। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा यह परमानेंट है। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिसके तहत हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सके। एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बता कर जाता हूं सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा
70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का ही उठाया गया कदम है जिससे देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। सिरसा में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सरकार से जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी के कई नेता लगातार नाराजगी जता रहे हैं। इसी क्रम में अब हरियाणा कांग्रेस की नेता शारदा राठौर ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनैतिकता के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। वहीं पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी के दाम पर दिया जाता है, मतलब कि चमड़ी सेक्सुअल फेवर और दमड़ी पैसों के एवज में। ये पहली बार ऐसे आरोप नहीं लग रहे। कास्टिंग काउच के पहले भी आरोप लग चुके कांग्रेस पे, पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो कार्रवाई करने के बदले उन लोगों पर जो ये कर रहे हैं, महिलाओं पर ही प्रताड़ना की जाती है। सिमी रोजबेल जॉन को निकाल दिया गया, अब शारदा राठौड़ को भी चुप करवा दिया जाएगा या बयान बदलवा दिया जाएगा। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास और उनकी समाज के मुख्यधारा में वापसी के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने आज 4 नक्सली दंपतियों की घर वापसी कराई। इस अभियान के तहत अब तक 197 इनामी सहित कुल 872 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा के समक्ष 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 जो है दंपति हुंगा तामो और आईटी ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 सीआरसी कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे और विजय बंजाम है, जो उत्तर सब ब्यूरो राजनीतिक टीम के सदस्य हैं, इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के टूवर्ड्स ट्रेनिंग देना और उनको ब्रेन वॉश करना, तो उसमें ये सक्रिय थे। कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीस है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना दूसरे दौर में पहुंच गई है, क्योंकि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक 50% वोट नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि शीर्ष 2 को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है और अन्य उम्मीदवारों के दूसरे और तीसरे वरीयता के वोट दोनों के बीच वितरित किए जाएंगे।
सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था और चुनाव आयोग ने इसे इतिहास में अब तक का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव करार दिया था। चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता अनुरा दिसानायके 41% वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि सजित प्रेमदासा 33% मत पाकर दूसरे नंबर पर हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। रानिल विक्रमसिंघे 17% वोट पाकर तीसरे स्थान पर हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं कोलंबो में मौजूद अपने संवाददाता अहमद मोइन फारूकी से। मोइन फारूकी जी, अगर देखें किसी भी उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिला, जो कि कानूनी बाध्यता संवैधानिक बाध्यता है, अब जबकि दो ही उम्मीदवार रह गए हैं, अनुरा दिसानायके और साथ ही साथ सचित प्रेमदासा, कब तक हम ये उम्मीद करेंगे कि आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा हो सकेगी? अश्विनी, जितना मैं अभी समझ में आ रहा है मुझे कि दूसरे राउंड का जो काउंटिंग था वो गणना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और किसी भी वक्त चुनाव आयोग इसका निर्णय दे सकता है और बता सकता है कि कौन आगे आया है। वैसे अगर हम देखें तो अनुरा कुमारी दिसानायके ने जो पहले राउंड की काउंटिंग थी उसमें 42.3% तक की उन्होंने वोट हासिल करी थी और सजित प्रेमदासा ने 32.7% उन्होंने वोट हासिल किए हैं। दोनों के दरमियान करीब 13 लाख वोट का फासला है। तो इतना ये जितना बड़ा ये फासला है, इसमें दूसरे और तीसरे वरीयता के वोट कितने मौजूद रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद बहुत ही जल्दी इसका परिणाम चुनाव आयोग बता दे और उसके बाद जो नई सरकार बनेगी उसके लिए जो शपथ ग्रहण का जो समारोह होगा उसके बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो एक तौर से ये माना जाए कि केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अनुरा दिसानायके अनौपचारिक रूप से जितनी उन्होंने बढ़त ले रखी है उस हिसाब से वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे हैं। क्या कुछ स्थिति रही? रानिल विक्रमसिंघे ने एक बहुत लंबे जो टर्बुलेंस का दौर था उससे देश को निकाला, आर्थिक स्थिरता दी, लेकिन महज उनको 17% वोट मिले हैं। पार्टी से न लड़ना, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना, ये उनके लिए कहीं महंगा साबित हुआ, या फिर कौन अन्य से मुद्दे रहे कि लड़ाई में सबसे अलग माने जाने वाले व्यक्ति आज सबसे टॉप पर दिख रहे हैं? अश्विनी, बहुत अहम सवाल आपने किया है क्योंकि जब आर्थिक संकट आया था 2022 में, तब एकमात्र रानिल विक्रमसिंघे थे जो आगे बढ़कर आए थे और उन्होंने बागडोर संभाली थी और उन्होंने डूबती कश्ती को एक पार लगाने की कोशिश की थी। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों के दिल में कुछ आक्रोश था, कुछ गुस्सा था। कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि रानिल विक्रमसिंघे जो पिछली सरकार थी गोटाबया राजपक्षे की, उसके ऊपर उन्होंने कोई निर्णायक कोई कदम नहीं उठाए क्योंकि उस पिछली वाली सरकार के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा जताया था और प्रोटेस्ट करते हुए, अरगलिया करते हुए रास्ते पर उतरे थे। ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि रानिल विक्रमसिंघे IMF डील के तहत उन्होंने काफी नॉन पॉपुलिस्ट, बहुत ही लोगों के विरुद्ध जाने जैसे कदम उठाए थे, जिसमें इनकम टैक्स को बढ़ाया गया था, कर बढ़ाया गया था, वैट बढ़ाया गया था और साथ साथ जो बाकी जो टैरिफ्स होते हैं, चाहे बिजली का दर हो या पेट्रोल और डीजल की दर हो, इनको भी बढ़ाया था। इसकी वजह से लोगों के दिल में एक ऐसी फीलिंग आई थी, ऐसा उनके मन में एक सोच था कि रानिल विक्रमसिंघे गरीबों के लिए ज्यादा नहीं सोच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये उनके विरुद्ध जाता हुआ नजर आया। तीसरा, आपने जैसे बिल्कुल कहा, उन्होंने UNP अपनी जो पार्टी थी उसके बजाय उन्होंने निर्दलीय होके इलेक्शन लड़ने का एक निर्णय लिया था। इसमें भी कहीं ना कहीं वोट का कहीं उनको नुकसान हुआ है। चौथा, ये भी एक रीजन है कि वो हमेशा से जो पिछली वाली सरकार के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सांसद हैं, उनका सपोर्ट लेते हुए उनको अपनी सरकार में शामिल करते हुए वो चल रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये मानना था कि वो पुराने गार्ड के साथ शामिल हैं और लोग चाह रहे थे कि एक नया बदलाव आए श्रीलंका में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक रेडिकल चेंज या पूरी तरीके से तब्दीली की एक कोशिश लोगों के मन में आ रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अहमद मोइन फारूकी साहब हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में आधिकारिक तौर से
अभी तो परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन वामपंथी नेता अनुराग दिसानायके आगे चल रहे हैं और आधिकारिक तौर से परिणामों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में निःशुल्क उपचार का लाभ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहा है। इस योजना से निःशुल्क उपचार की सुविधा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी इस योजना को अपने लिए वरदान से कम नहीं मानते। हमारा इलाज का एक भी पैसे नहीं लगा। इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बड़ी तकड़ी खुशी यही है और पीस नहीं लगी हो एक। मोदी जी धन्यवाद। ये योजना चलाई है प्रधानमंत्री योजना, उसमें हम संतुष्ट हैं। गरीब परिवार आर्थिक सहायता जो भी है गरीब वर्ग के है उनको सहायता मिलती है हॉस्पिटल से, हम बहुत संतुष्ट हैं और इलाज अच्छा होता है। ये बात नहीं है भी नहीं होता है मगर धन्यवाद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये योजना चला के गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आने में मदद मिली है। वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लेकर महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिशें इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण हर घर बिजली पहुंची है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों को मोदी के तीसरे कार्यकाल से लेकर बेहतरी की उम्मीद है। मैं मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अपना 100 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। साथ ही जैसा उन्होंने वादा किया था, इस 100 दिन में उन्होंने कई एक लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। आम जनता होने के नाते जो उन्होंने अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाली जो योजना लागू की है, इससे मैं समझता हूं कि जो सरकारी कर्मी हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा इस चीज से। मैं समझता हूं कि उन्होंने घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए हैं आने वाले 5 साल में जरूर पूरे। मध्यम वर्ग जिस तरीके से एक ईज ऑफ लाइफ फील कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह करने में उन्हें जो कठिनाइयां पूर्व में हो रही थी उसमें जिस तरीके से बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से मध्यम वर्गीय में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में एक जागृति आई है। लोगों को बहुत सारी आशाएं जो प्रधानमंत्री से थी, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो, चाहे कोई और सारी जो सरकारी योजनाएं जो चल रही है, उससे मध्यम वर्गीय अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है। मध्यम वर्गीय लोगों में विकास हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में, जिसको कि 3.0 भी बोला जाता है, 100 दिन सफलतापूर्वक पूरी किए हैं और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक नई आस है। वो प्रधानमंत्री के द्वारा तीसरा टर्म के जो 100 दिन पूरा हुआ है, उससे पहले भी उनके द्वारा जो काम किया गया है उसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार को काफी सुविधा और सहूलियत मिली है। उनके द्वारा चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, खेल योजना हो, सभी के माध्यम से उन्होंने देश के आम जनजीवन के मानस को सदैव सहूलियत पहुंचाने का काम किया है। और आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में मिलावट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में कार्रवाई की अपील के साथ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जमजम श्यामला राव ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात की। और शतरंज ओलंपियाड में आज भारत की पुरुष और महिला टीम के पास स्वर्ण पदक जीतने का ऐतिहासिक मौका है। ओपन वर्ग में भारतीय पुरुष टीम आज 11वें दौर में के मुकाबले में स्लोवेनिया से खेल रही है और वहीं चीन का सामना अमेरिका से है। अगर भारतीय टीम अपना मैच जीत जाती है तो ये ड्रॉ या फिर ड्रॉ करने में कामयाब रहती है तो भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीत लेगी। हार की स्थिति में भारतीय टीम मुकाबले को 4-0 के कम अंतर से हारेगी, तब भी उसे स्वर्ण पदक ही मिलेगा। 10 राउंड के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में 19 अंक के साथ शीर्ष पर है। चीन की टीम 17 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। और महिला वर्ग में भारतीय टीम का सामना अजरबैजान से है, वहीं कजाकिस्तान का सामना तीसरे स्थान पर मौजूद अमेरिका के साथ है। भारतीय महिला टीम 17 अंक के साथ शीर्ष पर है, वहीं कजाकिस्तान भी 17 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। भारतीय महिला टीम को अजरबैजान को हराना होगा, वहीं ये उम्मीद करनी होगी कि कजाकिस्तान की टीम अमेरिका को 3 से कम के अंतर से हराए। ड्रॉ की स्थिति में भारत को उम्मीद करनी होगी कि कजाकिस्तान और अमेरिका का मैच भी ड्रॉ रहे।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।